हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास। ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए। देखो, आज जो है हम लोग हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग का फाइनल खत्म हो जाने वाला है आज वीडियो। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, मेरा 2 वीडियो अपलोड किया गया है। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद ही यह फाइनल वाला वीडियो देखो, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखो, हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस में जो है कैसे राजतंत्र को जो है गणतंत्र में तब्दील किया गया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। राजतंत्र को हटाना इतना आसान नहीं था, उसके लिए बहुत जो है संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो संघर्ष करना पड़ा। वो एक आम आदमी जब होता है ना, वो संघर्ष करता है तो अच्छे अच्छों की जो है तख्ता पलट कर देता है। तो संघर्ष करने में आम आदमी में सिर्फ आदमी नहीं होते हैं, उसमें औरतों का भी हाथ होता है। जैसे हमारे यहाँ जब जब हुआ स्वतंत्रता की, जब क्रांति की, मतलब जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो क्रांतियाँ की गई, जो युद्ध किए गए, और तो उसमें क्या सिर्फ आदमी ही थे, उसमें औरत नहीं थी। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन पता नहीं समाज ऐसा है जो महिलाओं की जो है उसका जो काम है ना उसको नेग्लेक्ट कर। अब घर ही में देख लो, मान लीजिए जब पापा जी काम करते हैं तो क्या मम्मी जी काम नहीं करती हैं? ठीक है कि पापा के काम से कुछ पैसे आते हैं, अर्निंग आती है, माँ के काम से कुछ अर्निंग नहीं आती है, लेकिन माँ हड़ताल कर दे, खाना बनाना छोड़ दे, घर वार साफ करना छोड़ दे, कपड़े धुलना छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा? घर बहुत अस्त व्यस्त। एक दिन की छुट्टी देकर देखो माँ को, है ना, फिर समझ में आएगा कि माँ काम करती है कि नहीं। तो औरतों का बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उनको जो है ना समाज में उस तरह से जो है इज्जत नहीं दिया जाता है। तो यहाँ जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जब वहाँ क्रांति हो रही थी, तो औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर जो है साथ दिया था क्रांति में। पुरुषों का एकदम कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था। वो अब जब स्थितियाँ खराब थी तो पुरुषों की भी स्थितियाँ खराब थी, महिलाओं की भी स्थितियाँ खराब थी। महिलाएं जो है यही सोचकर घर से निकली, क्रांति में सम्मिलित हुई कि जो स्वतंत्रता मिलेगी, जो आज़ादी मिलेगी हम लोग को, जो समानता का अधिकार जो सबको मिला, वो हमें भी मिलेगा। जैसे किसी भी काम के लिए जो पुरुषों को समानता दी गई, तो हमें भी मिलेगी। क्या मिला था हम लोग को? फ्रांस की क्रांति से क्या मिला? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, है ना, ये 3 चीज निकल कर आई थी। तो समानता और स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? अगर पुरुषों को मिलेगा तो हमें भी मिलेगी। इसी उम्मीद में महिलाओं ने जो है क्रांति में वो भाग ली थी, लेकिन उन्हें मिला क्या? उन्हें कुछ नहीं मिला। देखो, वहां पे पहले ये देखते हैं कि वहां पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? जैसे सब जगह थी ना, वैसे वहां भी थी। खाना पकाओ, औरतों का काम क्या है? बस घर में बंद होकर रहो। वहां के तो पुरुषों ने तर्क भी दिया कि आपको भगवान ने बनाया ही है उस तरह से, आपको बनाया गया है घर को संभालने के लिए, तो आप बस घर ही संभालो, बाहर मत झांको, हमें मत देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे मुकाबला नहीं करो। और देखो, तो महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। और वहां पे जो है देखो, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, लोगों को अपना अधिकार मालूम नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अब हमारे में यहाँ ही देख लो कि पहले वैदिक युग में क्या होता था, लोगों को मतलब क्या है, और महिलाओं को थोड़ा शिक्षा दिया गया, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, महिलाओं की स्थिति खराब होगी। क्या? तो आप लोगों को शिक्षा नहीं ग्रहण करना है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या भाई, क्यों? भगवान ने ऐसा क्या लिखा था कि महिलाओं को नहीं, मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं करना है? तो वैसा काम था। तो यहाँ भी जो है स्थिति क्या थी, यहाँ भी जो बस धनी संपन्न या तृतीय स्टेट के भी कुछ जो धनी संपन्न लोग थे, तो कुलीन वर्ग लोगों को तो पढ़ने का था, वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रही थी, लेकिन तृतीय स्टेट की जिंदगी खराब थी। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ जो धनी संपन्न लोग थे बस वही पढ़ सकते थे, सबों के लिए शिक्षा नहीं थी। फिर जो है महिलाओं ने जब क्रांति हुई, तो महिलाओं लोग को लगा था कि हमें भी कुछ मिलेगा, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उनको कुछ राजनीति में वो लोग सोचे कि हम भी शामिल होंगे, लेकिन राजनीतिक कुछ अधिकार नहीं दिया गया। तब इन लोगों ने कहा ऐसे काम नहीं चलने वाला। जब हम लोग पुरुषों के साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़े, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए लड़े, तो फिर हम अपने खुद के लिए क्यों नहीं लड़े? हम खुद के लिए भी लड़ेंगे। तो ऐसा करके कुछ महिलाओं ने जो है कुछ राजनीतिक क्लब बनाए, अपना पेपर निकाला, क्लब मतलब कुछ ग्रुप बनाया जिसमें राजनीतिक जो गतिविधियां की जाती थी। तो उस तरह से जो है वहां पे 60 राजनीतिक क्लब जो है महिलाओं ने अपने लिए बनाया, और कुछ पेपर निकाले गए, अखबार निकाले गए। देखो, अखबार का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी क्रांति में। अगर आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम को ही देख लो, तो उसमें भी देखोगे कि जो अखबार का है या फिर दैनिक पत्रिकाओं का जो है, पत्र पत्रिकाओं का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, क्या क्यों क्या रोल रहता है?
तो जो हम अपने विचार जो है अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो कितने लोगों को बोलेंगे। आज तो भाई नेट का जमाना है, तो हम बोल दिए, वीडियो डाल दिए तो सबके पास पहुंच गया पैसा। पहले तो वैसा नहीं था ना, पहले एक अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या था जरिया, अखबार था। तो उस तरह से उन लोगों ने क्या किया, महिलाओं ने कुछ अपने अखबार भी निकाले, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है जो बहुत सारे जो 60 राजनीतिक क्लब जो मैं बता रही हूँ, उसमें एक बहुत फेमस क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। ये क्लब इसमें सबसे ज्यादा फेमस था। और उस क्लब की जो है इसमें एक महिला क्रांतिकारी का नाम बहुत आता है, उनका नाम था ओलम द गूज, ठीक है। ये ओलम द गूज जो है, ये महिला बहुत मतलब जब महिलाओं की अपनी जो है अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रही थी, तो उसमें इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो है देखो 1791 में जो संविधान बनाया गया था, जिसमें तुम लोगों को मैंने बताया था कि कुछ सक्रिय नागरिक थे तो कुछ निष्क्रिय नागरिक थे। निष्क्रिय नागरिक में कौन आते थे, जो गरीब थे, मजदूर थे, और उसमें जो औरतें थी उनको भी निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय यानी आपका जो है समाज में कोई भूमिका नहीं है, आपको समाज को ऊपर पहुंचाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो औरतों को वो दिया गया दर्जा, यानी कि समाज को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। आपको समाज में कुछ भी ऊपर, समाज को ऊपर ले जाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो देखो ये कितनी गलत बात है ना। लड़ने के टाइम तो ले लिए, चलो हाँ मेरा ग्रुप बड़ा रहेगा, तब नहीं बोला था कि नहीं आप मत लड़ो। जब लड़ने की बारी थी तो हाँ आ जाना मेरे साथ लड़ो, लेकिन जब जो अमृत जब हासिल हुआ, ठीक है, जब समुद्र मंथन हुआ तो जब रस्सी खींचने की बारी आई तो आ जाओ खींचो रस्सी, लेकिन जब अमृत निकला तो वो तुम नहीं, तुम लोग क्या हो, तुम लोगों को नहीं मिलेगी अमृत, तो हम पियेंगे ना। तो ये बात थी। तो वहाँ क्या हुआ था, 1791 में जो संविधान बनाया गया था वहाँ पे लोगों के द्वारा, तो उसमें औरतों को जो है वो निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जो है कुछ जब क्रांति हुई और कुछ क्रांतिकारी सरकार जब तब्दील बनकर आई थी, तो उन्होंने कुछ अधिकार दिए थे छोटे मोटे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि ओलम द गूज के बारे में। ओलम द गूज जो है उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में अपना मांग रखा कि ठीक है आप लोगों ने हमें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा क्यों दिया, अब मुझे भी तो कुछ अधिकार चाहिए। हम लोगों ने साथ में लड़ाई की, ठीक है, अब जब तख्ता पलट हुआ है तो हमें भी कुछ उम्मीदें हैं, हमें भी कुछ आशा है। तो क्रांतिकारी सरकार ने तो कुछ सुधार किए, जैसे क्या है स्कूली शिक्षा जो है सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। जो अभी तक जो शिक्षा थी वो क्या थी, बड़े लोगों की पुश्तैनी चीज थी। अब जो है वो क्या कुछ दिया गया कि चलो शिक्षा आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। फिर क्या था, शादी जो है अभी क्या होता है अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे कुछ अधिकार दिया गया कि ठीक है आपकी जबरदस्ती जहाँ चाहे पिताजी वहाँ शादी नहीं कर सकते, जब आपकी मर्जी हो तब आप शादी कर सकते हो, जिससे मन हो उससे शादी करो। और उसके बाद तलाक भी आप अगर आप नहीं रह सकते तो तलाक की अर्जी महिला भी दे सकती है, पुरुष दे सकता है तो महिला भी दे सकती है। फिर कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी बोला गया कि ठीक है कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण आप ले सकती हैं, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण लेंगे तो इसका मतलब है आप कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ अधिकार दिया गया। कलाकार बनने पे बैन था, लेकिन अब कलाकार बन सकती थी औरतें, ठीक है। लेकिन ये तो क्रांतिकारी कुछ सरकार जब बदल कर आती है ना तो कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे जो क्या हुआ था, क्रांतिकारी सरकार जब बदली थी तब अच्छी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, जैकोबिन क्लब का आप लोग को याद होगा, वो आतंक का राज में क्या हो गया कि वो जब आतंक का राज आया तो क्या हो गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो, है ना। ओलम द गूज जब घोषणा पत्र इन लोगों को बनाया गया था, इन लोगों ने संविधान बनाया था, तो ओलम द गूज ने भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया कि देखिए हमें भी कुछ चाहिए। हमें क्या चाहिए, अरे हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें भी समानता दो, हमें भी अधिकार दो, जो बराबरी का अधिकार तुम लोगों ने लिया है वो हमें भी दो, है ना। ऐसे करके कुछ उनका ओलम द गूज ने भी एक नागरिक घोषणा पत्र अपने भी तरफ से जारी किया था। लेकिन जैकोबिन क्लब या आतंक राज ने क्या किया था, उन जितने भी क्लब बनाए गए थे, जो 60 राजनीतिक क्लब थे, इन क्लबों पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अगर क्लब नहीं रहेंगे तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं तो बात क्या है बढ़ेगी नहीं, है ना। इसलिए क्लब को ही बंद करवा दिया और बहुत तरह की यातनाएं दी, पेपर वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सारी बंद करवा दिया।
उसके बाद जो ओलम द गूस जो है वो उन्होंने आवाज उठाई और अपने एक नागरिक घोषणा पत्र निकाला। तो उनको क्या किया गया 1791 में, ठीक है, जब इन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला था तो ओलम द गूस ने भी अपने तरफ से अब महिलाओं की बराबरी के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला और उन पे बहुत ज्यादा यातनाएं की गई, ठीक है, ओलम द गूस पे बहुत यातनाएं की गई और फिर उन्हें क्या है 1793 में फांसी दे दी गई। बहुत क्रांति की गई, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई और अंततः जो है 1946 में, देख लो कितना बड़ा गैपिंग है, 1793 जो है ओलम द गूस को फांसी पे चढ़ाया गया था। उनको जो है जैकोबिन क्लब या फिर आप बोल सकते हो आतंक राज के ज़माने में उनको जो है आखिर में फांसी दे दिया गया। इसलिए इनका जब भी फ्रांस की क्रांति में अगर महिलाओं की बात आती है तो उनमें सर्वप्रथम उनका नाम आता है ओलम द गूस का, ठीक है। तो बहुत दिनों तक संघर्ष चलाया गया, औरतों के द्वारा बहुत दिनों तक संघर्ष चलाया गया। मत देने का अधिकार आखिर में अंततः जो है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उससे मात्र 1 साल पहले, देखो ये कब क्रांति हुई थी, 1789 याद है ना, 1789 में ये क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। और तब से महिलाएं जो है अपने लिए 1791 से लेकर महिलाएं जो है जब यहाँ पर संविधान बना था तब से महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए लड़ते रहीं, आवाज उठाती रहीं और अंततः जो है 1946 में जो है उन लोगों को मत देने का अधिकार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दास प्रथा का उन्मूलन। देखो जब औपनिवेशिक बात हुई थी, ठीक है, पहले जो लोग जो है एक देश को दूसरे देश पे थोड़ा सा अपना अधिकार करते थे तो उसमें जो है दास प्रथा का बहुत तेज से जो है विकास हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देखना है त्रिकोणीय दास व्यापार, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय दास व्यापार पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्या था। देखो तुम लोग जानते हो कि यूरोप जो है, यूरोपीय देश दूसरे देश पे अपना उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। तो यहाँ से जो है लोग, अब यूरोप देखते होगे उसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं और छोटे छोटे देशों ने बड़े बड़े देशों को अपने अधिकार में कर लिया था। तो इन लोगों को क्या है अपना व्यापार करना, और व्यापार के लिए क्या चाहिए, व्यापार के लिए कच्चा माल चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ पे क्या था सबसे ज्यादा किस व्यवसाय का विकास हुआ था, तो वस्त्र व्यवसाय का विकास हुआ था। अब वस्त्र बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें कपास चाहिए, ठीक है। कपास के लिए खेती करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे क्या है, वहां पे इतनी जमीन थोड़ी ना है कि खेती भी करो, इंडस्ट्री में बैठाओ, फिर उसको सेल भी करो। उनको चाहिए था ऐसा जगह जहां पे बहुत ज्यादा खेती कर सके, है ना। वहां से हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए और फिर जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने देश में उस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए कहीं हमें चाहिए। तो किया क्या कि देखो पहले ये लोग कहाँ गए, अमेरिका गए तो वहां देखा अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा जमीन है, जमीन ही जमीन है। उस जमीन पे उन लोगों ने खेती करना शुरू करवाया, ठीक है। तो खेती करवाना तो शुरू करवाया, जमीनें बहुत थी लेकिन आदमी कम थे। अब खेती करना है तो अब मजदूर चाहिए, आदमी चाहिए, ठीक है, मैन पावर चाहिए। तो इन लोगों को मैन पावर इन लोगों को कहाँ से मिला, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। जब ये लोग यूरोप से अमेरिका गए वहां पे जमीनें बहुत थी, वहां पे खेती करने के लिए रॉ मटेरियल के लिए अच्छा जगह था, लेकिन उन लोगों को चाहिए क्या, आदमी भी चाहिए। वहां पे उतना आदमी था नहीं, मैन पावर नहीं था। तो ये यूरोप वाले कहाँ चले गए, नीचे डल गए, थोड़े से चले आए अफ्रीका में। और अफ्रीका के लोगों को वहां देखा कि लोगों की जो जीवन स्तर है बहुत निम्न है, तो वहां से क्या किया, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे बहुत सारे खनिज थे लेकिन जीवन स्तर बहुत कम निम्न था। तो क्या किया, वहां पे लोगों में उतनी सभ्यता नहीं थी, लोगों को पकड़ पकड़ कर क्या करे ये लोग लेकर चले गए अमेरिका। वहां पे क्या करवाया, यहाँ पे क्या करते थे ये लोग, दासों को लेकर यहाँ से जाते थे, ठीक है। यहाँ से आदमी को अपना दास गुलाम बनाया। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि उस पहले क्या था, पानी का जहाज होता था, उसे सफर करना होता था। तो यहाँ आसान थोड़ी ना है, मैप में यहाँ से देख लिए कि यहाँ अफ्रीका, यहाँ से अमेरिका चला गया। 3-3 महीने तक जो है लोगों को भेड़ बकरियों यानी जानवरों की तरह ठूंस कर ले जाते थे जहाज में और उसको ले जाकर वहां अमेरिका में बेचते थे। अमेरिका में बेचते थे किसको, वहाँ बगान मालिकों को जो बड़े बड़े खेती करते थे। किस किस चीज की खेती होती थी, ज्यादातर तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी की खेती होती थी। उसके लिए बहुत ज्यादा श्रमिक चाहिए होते थे, तो उनको वहां पर बेचा, ठीक है। और वहां से जो है रॉ मटेरियल लिया, वहां से रॉ मटेरियल लेकर अपने यहाँ क्या किया, अपने यहाँ उसका बिजनेस किया, ठीक है। मतलब उसका कच्चा माल लिया
और उससे फिर वहाँ अपने यहाँ इंडस्ट्री में उसको बनाया और फिर अपने प्रोडक्शन को फिर क्या किया, फिर आके आपको अफ्रीका में बेचा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से जो है, यहाँ से दासों को लेकर गए, यहाँ जमीन वहाँ पर बेचा, वहां से बेचा और वहां से रॉ मटेरियल बदले में दास को दिया, बदले में रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेकर अपने आया, अपने इंडस्ट्री में उसका यूज किया और फिर जो प्रोडक्शन हो उसको वापस यहाँ और यहाँ बेचा। तो देखो, देख रहे हो ना, 3 जगह हो रहा है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तुम लोगों को तीनों कॉन्टिनेंट में मैंने घुमा दिया। तो ये था तुम्हारा क्या, त्रिपक्षीय व्यापार। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये त्रिपक्षीय व्यापार अब बोल रहा है कैरिबियाई उपनिवेश में मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो में जो है तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी की जो है बहुत बड़ा उत्पादन किया जाता था, वहाँ खेती की जाती थी और उसके लिए आपको क्या चाहिए था, मैन पावर चाहिए था। और वो मैन पावर कहाँ से आता था, अफ्रीका में, वहां जाकर दासों का व्यापार करते थे। तो यही था तुम्हारा त्रिकोणीय दास व्यापार। ठीक है, अब दासों को कुछ वहां भी रखा गया और कुछ अपने यहाँ भी लेकर गए। ऐसा नहीं कि सारे दास जो है आपको अमेरिका में ही वहीं पे छोड़ दिए। कुछ दासों को अपनी फैक्ट्री में भी काम करवाने के लिए लाए होंगे, वहां भी काम करवाने के लिए लाए। ठीक है, तो जब फ्रांस में क्रांति हुई तो देखो वहां पे सब अपने अपने अधिकारों को जानना शुरू किए, है ना। पुरुष अपने अधिकार को जानना शुरू किया। अभी इससे पहले देखे कि महिलाओं की स्थिति भी खराब थी, महिलाएं भी अपने स्थिति को सुधारने में लगी थी। तो जो दूसरे देश से लाए गए दास थे वो भी उनकी, अब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन दास फिर भी तो इंसान ही थे ना। आपने उसको जानवर बना दिया, भले ही आप जानवर की तरह समझते हो, लेकिन आपके जानवर समझने से वो जानवर तो नहीं, वो भी इंसान ही है। ठीक है, तो वो भी अपने अधिकारों के लिए वो अपनी आवाज को उठा रहे थे, लेकिन वहां पे उनकी आवाज को कौन सुनने वाला था। लेकिन जब सत्ता बदलती है ना, तो कुछ कह के आती है कि मैं फलाना को ऐसे कर दूंगा, चिलाना को ऐसे कर दूंगा। जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं बहुत रोजगार दूंगा, मैं बहुत ये करूंगा। जब बीजेपी की सरकार आती है तो कुछ दिन तो ठीक चलते हैं, उसके बाद फिर सारा रोजगार ठप। ठीक, तो वही चीज होता है कि जब कोई सरकार बदलती है तो कुछ ना कुछ उसमें, कुछ जब बदलती है, जस्ट बदला तो कुछ बहुत अच्छे काम करते हैं ताकि लोगों के दिलों में वो लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा। तो ये क्या हुआ कि 1794 में क्या हुआ कि कॉन्वेंशन ने, वहां पे जो संसद जिसको बोल सकते हैं, उसने क्या किया कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि सारे अब जो है, अब कोई दास नहीं रहेगा, उन दासों को मुक्त करने का कानून पारित कर दिया गया। लेकिन वह कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद जो है वो नेपोलियन का राजा है, 10 साल के बाद नेपोलियन आया। तो देखो, अगर दास को मुक्त कर दिया गया, दासों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनका काम दासों से चलता था, उनका तो हानि हो गया ना। तो जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो शासक होते हैं, उनका काम जो है वो किससे चलता है, सत्ता के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे वो पैसा देगा। आज भी देख लो, जो कोई भी पार्टी होती है, कोई भी राजनीतिक दल जो है, वो बिजनेसमैन को नाराज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि पार्टी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पार्टी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो राजनीतिक सत्ता है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही उन लोगों को देते हैं। तो बिजनेसमैन को खुश करना जरूरी है। तो वही काम किया नेपोलियन ने कि बिजनेसमैन को खुश करने के लिए, ठीक है, जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनको खुश करने के लिए फिर से दास प्रथा को लागू कर दिया। बहुत कम पैसा में हम लोगों को खर्च, मतलब मैन पावर मिल रहा था। वो मैन पावर जब दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा तो वो तो हम लोग को फिर, जब मैं अपने लिए मजदूर रखूंगा तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो पैसा लगेगा तो हमारी क्या प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो नेपोलियन ने क्या किया कि व्यापारियों को खुश करने के लिए फिर से दास प्रथा को लागू करवा दिया। लेकिन देखो, किसी का भी बोलता है ना, अंततः जो है वो अच्छा ही, अब धीरे धीरे दुनिया क्या है, अच्छे कामों की तरफ जा रही थी। लोग जो है गणतंत्र हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, तो अच्छाई को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा था। तो लोग क्या है, अंततः जो है धीरे धीरे, कुछ अच्छे लोग भी तो थे वहां पे, तो उन्होंने आवाज उठाई और अंततः जो है 1848 में दास प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो देखो, ये बोला जा रहा है, यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्रांति जो हुआ उसकी रोजाना की जिंदगी में क्या असर पड़ा। तो देखो, सबसे पहले कि सेंसरशिप की समाप्ति। अब बताओ सेंसरशिप क्या है।
तो सेंसरशिप देखो आज भी जब मान लीजिए कोई पेपर निकाला जाता है, दैनिक अखबार जो निकाला जाता है या फिर कोई भी मैगजीन निकाली जाती है, पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती है, तो पहले होता क्या था, सेंसरशिप क्या था कि इसको जब भी आप पेपर निकाल रहे या कोई भी दैनिक पत्रिका निकाल रहे, तो उसको आपने उसमें क्या लिखा है, क्या आर्टिकल में आपने लिखा है, उसको पहले आप शासक को दिखाना होगा। कहीं आप उसके खिलाफ तो कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो ये बात होती है। तो अब बताओ, जब हमें कुछ भी लिखना है और उसको पहले शासक से चेक करवाना होगा कि वो हमारे शासक देखेंगे, ठीक है, जो राज करने वाले हैं वो देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है, तो कभी क्या उसके खिलाफ हम लिख पाएंगे? चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर रहे हो, नहीं लिख पाएंगे ना। और अगर लिख भी देते हैं तो क्या है, सेंसरशिप में वहां जाएगा तो वहां तो काट ही देगा उसको, और पकड़कर उसको तो काटेगा, हमको भी पकड़कर कूटेगा, धोएगा, बोलेगा यही सब लिखता है तुम लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा, है ना। तो ये बात है। तो ये बात थी कि सेंसरशिप समाप्त कर दिया गया, यानी अब जो है, जो प्रेस जो है स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है कि हाँ अगर शासक कुछ गलत करते हैं। आज क्या है हमारे देश में, क्या है, अगर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो बड़े बड़े पद पे हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके बारे में भी हम बोल सकते हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं, है ना, स्वतंत्र है ना लोग। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो वही थी सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, क्रांति के बाद क्या हो गया कि सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई। अब क्रांति में जो कुछ भी बदलाव हुए, हर लोग, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चे, सब जो है अपनी जिंदगी को उस तरह से ढालना चाह रहे थे कि जो क्रांति में जो बदलाव हुआ उसको अपनी रोज की जिंदगी में उस चीज को उतारना है ना। तो क्या है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ठीक है। तो सबसे पहले समानता की बात हो गई, स्वतंत्रता की बात हो गई, सेंसरशिप समाप्त हो गया, तो सारे लोग स्वतंत्र, अपने बातों को, अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हो गए। अब सांस्कृतिक गतिविधियां, मैंने एक पॉइंट लिखा है, तो देखो प्रेस आजाद हो गया। तो प्रेस आजाद हो गया तो प्रेस, मान ली कुछ भी छपता है तो लोगों के पास अपने विचार को तो आप भेज रहे हो, लेकिन कितने लोग पढ़े लिखे हैं? पहले तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे ना। तो मान ली कि पेपर ठीक है, स्वतंत्र है अपनी बातों को कहने के लिए, लेकिन कितने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाइएगा? तो उससे अच्छा है, मतलब वो तो करिए, पढ़े लिखे लोग समझेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं, जो शिक्षित नहीं है, उनको भी तो समझाना है ना। तो उनको कैसे समझाएंगे? तो सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, कि हाँ किस तरह से राजा को जो गलत किया तो उसको किस तरह से दंडित किया गया, कैसे मार के भगाया गया, कैसे जो है राजतंत्र को गणतंत्र में तब्दील किया गया, इसको नाटक के रूप में तब्दील करके, संगीत के रूप में, उत्सवी जुलूस के रूप में उसको परिणत करके लोगों को समझाने की बात की गई, ठीक है। ये हुआ। तो ये हुआ था हमारा क्रांति और रोजाना की जिंदगी की बात। अब आखिरी पड़ाव पे आते हैं कि सारांश, लास्ट आखिर में क्या हुआ था। तो देखो आखिर में जो है नेपोलियन आए सत्ता में। नेपोलियन जब सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया, निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून। आप जो है अपने लिए कितनी भी संपत्ति को आप निजी, जैसे हम लोगों को मौलिक अधिकार में पहले क्या था, जब मौलिक अधिकार बनाया गया तो संपत्ति को भी मौलिक अधिकार में दिया गया, ठीक है। लेकिन आज जो है हमारा संपत्ति जो है मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। तो वैसे वहां पे भी संपत्ति को जो है अपना अधिकार दिया गया था कि अपनी, आप जितनी चाहे उतनी निजी संपत्ति आप रख सकते हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की समान प्रणाली। देखो एक जो है ना, एक यूरोप में एक बात और थी कि अगर कहीं यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 1000 ग्राम का 1 किलो हो रहा है, तो कहीं दूसरे जगह चली जाओ, ठीक है। जैसे अगर झारखंड में बोल रहे हैं कि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो बिहार में चले जाओ तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ 900 ग्राम का 1 किलो होता है, ठीक है। ऐसा था सिस्टम वहाँ पे जो है नाप तोल की पद्धति बराबर नहीं थी। तो इससे कितना दिक्कत होगा ना, बहुत दिक्कत होगी। मैं 1 किलो सामान खरीद कर झारखंड से लेकर गई, बिहार में पता चल रही थी 900 ग्राम ही है ना। तो हम लोग का क्या हो गया, हानि हो गया, वहां से खरीद के आओ, यहाँ फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से दिक्कतें होती थी व्यापार करने में। तो नेपोलियन ने क्या किया कि दशमलव पद्धति पर आधारित जो है नाप तोल का समान प्रणाली का विकास किया उसने। और लेकिन देखो जब नेपोलियन आया तब वो भी जब सत्ता में आया तो लोगों को लगा कि हाँ मसीहा आ गया,
बहुत अच्छा काम करेगा, ये बहुत अच्छा काम किया भी शुरुआत में, लेकिन बाद में क्या है, जैसे अभी तुम लोगों को मैंने बताया कि दास प्रथा में क्या हुआ था, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, लेकिन नेपोलियन ने आके अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने फिर से उसको शुरू कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ना गलत चीजों को इन्वॉल्व करते जाते हैं। तो आखिर में लेकिन जो गलत करते हैं, कोई भी जो है ना, कोई भी कितना बड़ा भी शासक हो, हमेशा वो रह नहीं सकता। आखिर में जो है 1815 में ईस्वी में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ और उसमें नेपोलियन की हार हो गई और वहां से नेपोलियन का भी किस्सा खत्म। तो देखो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई इसमें बहुत उतार चढ़ाव है ना। राजतंत्र था, राजतंत्र को फिर क्या किया गया कि लिखित, पहले उसमें क्या बोलता है, संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। संवैधानिक राजतंत्र को फिर गणतंत्र में तब्दील किया गया। गणतंत्र आया, लेकिन उसके बाद से फिर क्या हो गया, क्रांतिकारी लोग जो हैं वो अपना ही रोल निभाने लगे, वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानने लगे और फिर आतंक का राज आया। आतंक का राज भी खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे जो है पटरी पर सब आते चला गया। महिलाओं ने अपने लिए क्रांति की, दासों का भी उन्मूलन किया गया धीरे धीरे, और फिर इस तरह से बहुत ज्यादा जो है हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ और अंततः जो है फ्रांस की क्रांति से हम लोगों को दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है आस पड़ोस के देशों ने भी सीखा उससे, और हमें भी कुछ मिला। हमें क्या मिला, हमें मिली सीख फ्रांसीसी क्रांति से, क्या, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, समझ में आ गई। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज ठीक है, आप लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ इसका जो है ऑप्शनल मैं आप लोगों को कुछ दूँ, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।